चर्चा बिहार की सियासत की और बिहार में जो शराब कांड हुआ है, जो हुज ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद से क्या कुछ डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि नीतीश कुमार को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। बिहार में पिछले 7 वर्षों से शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से एक शराबबंदी को लागू करवाने के लिए पूरा पुलिस महकमा व्यस्त है। उसने एड़ी से चोटी जोर लगा रखा है, लेकिन फिर भी शराब से जुड़े हुए कांड रुकते नहीं हैं। और अब छपरा में जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत दिल दहला देने वाली है। विपक्षी बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया है। लगातार बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार और आरजेडी का शासनकाल फेल हो गया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस घटना को नई बात नहीं मानते हैं। उनका तर्क है, जो पिएगा वो मरेगा। विधानसभा में विपक्ष के कड़े तेवर पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया गौर करने लायक है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस पर कड़े तेवर अपनाए और नीतीश कहते हैं कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को खुद सचेत रहना होगा, यह सरकार के मुखिया का कहना है। पिछले मंगलवार को सारण जिले के कुछ गांवों में जहरीली शराब पीने से लगभग 40 लोगों की जान चली गई है। 39 तक की संख्या अभी आधिकारिक पुष्टि की गई है। राज्य सरकार नकली शराब के धंधे में सक्रिय लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान न जाती। पिछले 6 वर्षों से बिहार में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बिहार जैसे गरीब राज्य में एक्साइज ड्यूटी बंद होने से सरकार को 35,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि बिहार में हर जगह शराब की कालाबाजारी हो रही है। यानी कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं माफिया के पास जा रहा है और सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। विपक्ष में रहते हुए आरजेडी ने शराब माफिया पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया था और इसे नीतीश सरकार की मिली भगत बताया था। तब उन्होंने इसको नीतीश सरकार की मिली भगत बताया था, लेकिन आज सरकार में आरजेडी और उनके मुखिया खामोश हैं। बिहार के विभिन्न जेलों में 4 लाख से ज्यादा लोग शराबबंदी कानूनों के तहत बंद हैं। इनमें बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और गरीब लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नीतीश सरकार को खामियां दूर करने के लिए कह चुके हैं। शराब की जो नीति है उसको लेकर के अदालतों में सबसे ज्यादा केस इसी को लेकर दायर किए गए हैं। जमानत की अर्जियों के अंबार लगे हुए हैं। अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में शराबबंदी कानून पास करवाया था। नीतीश इसे क्रांतिकारी परिवर्तन मान रहे थे, लेकिन लोगों में इसको लेकर कोई संवाद न करके प्रशासन को खुली छूट दे दी है। और उसका नतीजा, जो प्रशासन को खुली छूट दी है, उसका नतीजा है शराब दिखती कहीं नहीं है लेकिन बिकती हर जगह है। और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो बेहद दर्दनाक है। और बिहार में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। तो जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये उदाहरण सामने है, ये कहना है नीतीश कुमार का। और बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब घर घर बेची जा रही है। इसी सब को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार में शराबबंदी है, इतनी मौतें कैसे हो रही हैं? यह 10 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। शराबबंदी पे मौतें भी तभी सामने आती हैं जब पुलिस उसको दबा नहीं पाती है, वरना न जाने कितने बार इस तरह की घटनाएं घटते रहती हैं। नीतीश कुमार जी एक कांस्टेबल को सस्पेंड करके 5 लोगों को अपनी जिम्मेवारी की इतिश्री कर लेते हैं। आज तक किसी भी शराब मौत पे फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। मैं लगातार उनसे कहता था कि शराब के जो व्यवसायी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सजा कराइए। ये हत्यारों को नीतीश जी ने खुला छोड़ रखा है। यह सब कुछ पुलिस के मर्जी से और पुलिस के कन्वीनियंस से होता है। और मैसेज भी आप क्या दे रहे हैं?
जब आप खुर्जी का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो इसकी शराब पीती तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल है, आपके जदयू से वह टिकट पाता है, तो आप तो मैसेज यही दे रहे हैं कि जो वीआईपी है वह शराब पिएगा तो वह पुरस्कृत होगा, उसको टिकट मिलेगा, और जो बेचारे गरीब हैं वह 3.5 लाख लोग या तो जेल जाएंगे या बेल पे रहेंगे। जब तक पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कर्मियों पे नहीं, पुलिस के उच्चाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह नहीं रुकेगा। आपका तो यह है कि भाई पुलिस के द्वारा कहां कहां पैसे जा रहे हैं, नीतीश जी बढ़िया से बताएंगे। कल विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह बताता है कि नीतीश कुमार जी मानसिक असंतुलन के शिकार हो चुके हैं, और केंद्र को भी बिहार की चिंता करनी चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का मानसिक रूप से असंतुलन का शिकार हो, तो केंद्र को निश्चित चिंता करनी चाहिए बिहार के बारे में। बिहार के अंदर शराब की इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे प्रशासन है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस पर रोक लगाने में असफल रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बिहार में जहरीली शराब कांड मामले को लेकर भाजपा का हमला जारी है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में शराबबंदी को रोकने में विफल रही है। नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप देश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आपके हो गए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं आप, ये भाषा आपको देती है शोभा क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ दो खास मेहमान हमारे साथ, जयराम विप्लव जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और चितरंजन गगन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, आपका भी स्वागत है, और चितरंजन गगन, आपका भी स्वागत है। कुमार आलोक के पास सबसे पहले चलेंगे। कुमार आलोक, संसद में ये मुद्दा गूंजा है और इसको पक्ष विपक्ष जो सारे लोग हैं वो इसको लेकर के चिंतित हैं, लेकिन चिंता से ज्यादा राजनीति हो रही है, और एक के बाद एक शराब कांड। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का शराब कांड पहली बार दिखा हो। इस पर कार्रवाई करने के बजाय कौन सही है कौन गलत है, इस पर ज्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, ये जानते हुए कि इनकी शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। और इस साल की अगर हम बात करें तो जनवरी में छपरा से ही शुरू हुआ था, जब वहाँ 8 आदमी मर गए थे, और लगातार भागलपुर हो, चाहे वो बांका हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, लगातार ऐसी घटनाएं होती रही। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, आप जैसे आप ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि जो शराब पिएगा तो मरेगा ही। एक स्टेटमेंट में वो देते हैं कि अगर जो शराब के जो धंधे में लगे हुए हैं वो ये धंधा छोड़ दे, हम उनको 1 लाख रुपये की राशि देंगे उद्योग खड़ा करने के लिए। 1 लाख रुपए में कौन सा उद्योग खड़ा होता है? तो एक तरह से इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि जब एक बार हमने कह दिया है तो उसे मैं कैसे पलटूं। अभी आप देख सकते हैं कि आरजेडी उनके साथ है, और जब आरजेडी विपक्ष में थी तो आरजेडी लगातार ये कहते रहे कि शराब माफियाओं के द्वारा जदयू की सरकार चल रही है या एनडीए की सरकार चल रही है, और वही आरजेडी आज नीतीश कुमार को बचाने में लगी हुई है। आपने जिक्र किया कि 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो ये रेवेन्यू लॉस सरकार के पास आती, अगर शराबबंदी नहीं होती और सरकार के पास आती तो विकास कार्यों में ये पैसे खर्च होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आरोप वहां के राजनीतिक पंडित लगाते हैं कि ये 35,000 करोड़ रुपया जो है वो शराब माफियाओं के द्वारा सीधे सीधे पार्टी फंड में आ रहा है। तो नीतीश कुमार को इससे क्या परेशानी हो सकती है? रही बात महिलाओं की, कि महिलाएं बहुत खुश थे नीतीश कुमार के इस नीति से, तो आप जाएं कि अगर 3.5 लाख जो लोग जेलों में बंद हैं वो सब अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मां दलित हैं, जो नीतीश बाबू का कोर वोटर माना जाता है। तो उन परिवारों से आप जाकर पूछिए कि उनके परिवार की महिलाएं क्या कह रही हैं, उनके परिवार का दर्द क्या है। 20-20 रुपए में बोतल मिली है, जब छपरा में जो कांड हुआ अभी 20-20 रुपए में बोतल मिली है। आप सोचिए कि 250 ml की बोतल 20 रुपए में मिली, और 20 उसमें जहर नहीं तो और क्या होगा। तो ये पहली घटना नहीं है। और आप कहें कि बिहार में डोर टू होम डिलीवरी है, यानी घर घर वो डिलीवरी है। आप एक फोन कीजिए। की कार्रवाई के विषय में भी जानना चाहता हूं, किस तरह से यहां पर ये मुद्दा उठाया गया, थोड़ा संक्षेप में जी।
जी, जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के द्वारा फिर से चीन वाले इशू पे चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से भी जब आवाजें आई तो उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, सत्ता पक्ष की ओर से खासकर भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया राज्यसभा में कि सरकार कार्रवाई करे, केंद्र सरकार कार्रवाई करे कि जिस तरह की घटना बिहार में हुई है, पहली घटना नहीं हुई है, ये ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। और नीतीश कुमार विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। और आज उनके एक मंत्री समीर कुमार वहां सेठ बोलते हैं छपरा में जाकर के कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, अगर आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइएगा तो नकली शराब भी आप पचा पाइएगा। चलिए आपने अपनी बात कह ली है। इस चर्चा में हम जयराम विप्लव और अपने आरजेडी के प्रवक्ता को भी जोड़ते हैं, चितरंजन गगन जी को। चितरंजन गगन जी, आपके पास आते हैं। ये किस तरह की भाषा शैली है कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही? ये एक मुख्यमंत्री का बयान इतनी बड़ी घटना के बाद में, क्या किस तरह से इसको देखें, कैसा समझें कि ये कौन सा राजनीतिक हट है, या ये कहा जाए कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल? नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जब शराबबंदी लागू है बिहार में, उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं और शराब पी रहे हैं, जान रहे हैं कि जो शराब पी रहे हैं, आप समझते हैं गगन जी कि जो 40 परिवार जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, उनके लिए स्टेटमेंट कैसा लगा होगा? नहीं, लेकिन आप यह समझिए कि आज 40 परिवार की बात करते हैं। शराबबंदी लागू जब हुआ तो 40 नहीं, हजारों परिवार जो है बर्बाद होने से बच गया। इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। शराबबंदी से क्या उसका साइड इफेक्ट हुआ। आज हजारों परिवार जो आज बर्बाद होने से बच गया, जिनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं, जिनके परिवार में शांति है, पारिवारिक कलह बंद हो गया, तो राह चलते जिस ढंग से घटनाएं घटती थी उन सब पर पाबंदी लग गई। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि ऐसा उसका क्या पॉजिटिव हमको मिल रहा है, क्या निगेटिव है। तो शराबबंदी से जो लाभ हुआ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उस लाभ के लिए कुछ लोगों के लिए अपनी गलती से, जिन्होंने शराब पी है जानते हुए भी कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन उसको भी गलती कहाँ माना जा रहा है? उसको तो कहा जा रहा है कि जो माफिया है वो पैरेलल चला रहा है, 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान है वो माफिया के जरिए आ रहा है। और उसके साथ ही साथ जब 40 लोग मर गए, पिछले कहा जा रहा है कि 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। तो ये लाभ से ज्यादा तो हानि का मुद्दा दिख रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं, तो किस तरह से लाभ रहा? वह जो आंकड़ा है, वह जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, अब जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है, तो भाजपा जब सरकार में थी, आज से 3-4 महीना पहले सब सरकार में थी, वो आंकड़ा कहाँ था? शराब उस समय किसके घर पकड़ा गया? नहीं, भाजपा सरकार में थी या नहीं थी, आंकड़ा तो था ना। 3.5 लाख लोग जेल में बंद हैं, इससे इनकार कर रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, जो आंकड़ा वो पेश किया जा रहा है कि 1000 से ऊपर लोग मर गए। पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो बयान दिया था उसमें उसी आंकड़ा को आप देख लीजिए। तो यह जो करें कि 1000 जो है सो बिहार में लोग मर गए 6 साल में, तो 5 साल का आंकड़ा 3.5 लाख लोग बंद हैं, 1000 लोग मर गए। क्या इस आंकड़े से हम कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, किसी देखिए, वो तो आपने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था कि इनके साथ सेट नहीं हुए तो उनके साथ चले गए, लेकिन आंकड़ा झुठलाया थोड़ी जा सकता है। क्या 3.5 लाख लोग जेलों में बंद नहीं है? नहीं, यह दुखद है। तो सवाल है कि एक जब शराबबंदी लागू है, तो फिर जब दुखद है गगन जी, तो बात यही तो कही जा रही है कि फिर कहाँ, जो फिर इसके लाभ कहाँ है? इसके तो हानि ज्यादा नजर आ रही है। जो अवैध कारोबार, शराब के जो अवैध कारोबार में है, गलत ढंग से शराबबंदी के बावजूद भी जो शराब पी रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? सो बताइए। चलिए, आपका ऑडियो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विप्लव जी के पास चलते हैं। विप्लव जी, किस तरह का ये जो बयान अभी आपने सुना नीतीश कुमार जी का कि जो पिएगा वो मरेगा ही, किस तरह का ये बयान आप इसको देखते हैं? क्या ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं ये जो एक कानून व्यवस्था का फेलियर के तौर पर देखते हैं? इतना बड़ा शराब कांड, 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। देखिए, अभी जो राजद और सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर हैं मौजूद, वो कह रहे थे शराबबंदी के अच्छे पक्ष को देखिए या बुरे पक्ष को। सवाल शराबबंदी का नहीं है, बहस उस पर नहीं है कि शराबबंदी अच्छी है या गलत है। सवाल है उसको लागू करने का। शराबबंदी अगर बिहार में लागू है तो कानून व्यवस्था प्रशासन कहाँ फेल हो गया कि घर घर जहरीली शराब
या अन्य प्रकार की शराब और अन्य नशे के सामान मुहैया हो जा रहे हैं, तो सरकार के ऊपर सवाल इसलिए उठता है। दूसरी बात, जो 7 निश्चय की बात है, तो निश्चय समाज को लेना है, निश्चय सरकार के साथ समाज को मिलकर करना है, लेकिन एक व्यक्ति के निश्चय को ढकने के लिए, उसके अहंकार के पालन पोषण और संवर्धन के लिए पूरे राज्य की मशीनरी लगा दी जाए। और ये जो घटनाक्रम है और कल जो बयान है, उस पर एक फेमस कोट है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, और हमारे बिहार के जो नीरो है वो उस आग में अपने बयानों से पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता का अट्टहास नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। आज आप पूछ रहे हैं 40 लोग मर गए आपके शासन में, और आप पूछ रहे क्या हो गया। आप कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। कहां चली गई आपकी संवेदनशीलता? घर घर में जब शराब बंदी के बावजूद शराब उपलब्ध है, शराब मिल रहा है, तो कानून व्यवस्था को कौन सा लकवा मार गया? और ये जो पैसे अवैध रूप से इकट्ठे हो रहे हैं, ये किसके खजाने में जा रहे हैं? और जांच तो इस बात की होनी चाहिए। एक सवाल वो उठा रहे हैं, एक सवाल गगन जी ये उठाया जा रहा है कि आप भी तो इसके पहले उनके साथ सरकार में थे, तो ये विषय आपने क्यों नहीं उठाए थे, उनका ये कहना है। बिल्कुल, तो आप उठाकर देख लीजिए फहरिस्त। हम गगन जी की तरह सरकार की डफली में अपना राग नहीं सुना रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे मंत्री हो, शराब नीति को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे, और टकराव की स्थिति सरकार और हमारी पार्टी और संगठन के बीच, हमारे नेताओं के बीच बनी रही है। हमने हमेशा शराबबंदी के इस मॉडल का विरोध किया, जहां पर सत्ता के संरक्षण में शराब माफिया गांव-गांव में पैदा हो गए। इनके दल के लोग उसमें शामिल हैं, और उस चंदे के रूप में वो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। गगन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। गगन जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जी, एक उदाहरण दे देता हूं, ताजा तरीन उदाहरण। 2 उपचुनाव हुए, गोपालगंज और कुड़नी, दोनों जगह पर इन जनता दल यूनाइटेड ने और इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने दागी व्यक्ति को, जो शराब, गोपालगंज में शराब व्यवसायी को और कुड़नी में एक शराबी को टिकट दे करके कौन से निश्चय और कौन से संदेश की, शराबबंदी की कौन सा इन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और क्या संदेश समाज में दिया। तो नीतीश कुमार अपनी बातों से पलटते रहे। आने वाले समय में जनता उनको मजबूर करने वाली है। लाखों लोग जेल में हैं, वो बेकसूर है, वो दलित है, वो पिछड़े हैं, वो महादलित है, जिसकी हिमायती होने का दम नीतीश कुमार भरते हैं, लेकिन उसके कार्यों में नजर नहीं आता है। शराबबंदी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए चंदा वसूली का एक नया जरिया बन गया। चलिए चितरंजन गगन जी के पास चलते हैं। चितरंजन गगन जी, बहुत सारे सवाल आपकी और आपकी पार्टी के ऊपर भी उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब आप विपक्ष में थे तो आप लगातार इन मुद्दों को उठाते थे, लेकिन अब आप इन मुद्दों को लेकर खामोश हैं। क्या वजह है? नहीं सुनिए, नहीं जी, अभी जो बहुत लंबा चौड़ा तकरीर दे रहे थे विप्लव जी, रामसूरत राय, पहली बात यह कि इतने दिनों तक सरकार में थे और पैरेलल यह कारोबार चल रहा था, ये चुप क्यों थे? अभी सरकार में मलाई, सवाल तो अभी नहीं, मैं चुप नहीं हूँ, मैं चुप नहीं हूँ, नहीं बोला नहीं, अभी आप उनको चुप कराइए। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। जयराम जी आप मत बोलिए, गगन जी आप बोलिए, जी आप बताइए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोग चुप क्यों? नहीं, रामसूरत राय जी इनके मंत्री थे, और जिनके यहाँ एक ट्रक शराब पकड़ा गया। शराब का अवैध कारोबार का संरक्षण भाजपा देती रही है, और अब तक जो है सो कभी जवान नहीं खुली। इसी छपरा में कुछ दिन पहले कई लोगों की मौत हो गई थी। बेतिया के जहाँ के संजय जायसवाल है, वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी। और आज पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, गुजरात में तो 1960 से शराबबंदी लागू है, और 1960 से लागू है, और उसके बाद में ज्यादा दिन नहीं हुए, जुलाई की बात है, 57 लोगों की मौत हो गई थी वहां पर भावनगर जिला में। अभी नवंबर में जूनागढ़ में कई लोगों की मौत हो गई। और ये बात करते हैं आंकड़ा का,
आंकड़ा आप देख लीजिए जो पार्लियामेंट में, मैं नहीं अरे कह रहा नीतीश कुमार के बयान से आप सहमत हैं? आप नहीं बोलिए। अरे बिहार की बात करिए, बिहार की बात नहीं करिए। नहीं, लेकिन एक बात सुनिए चित्ररंजन जी और जयराम जी, दोनों लोग एक मिनट शांत हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए पहले बात तो। अरे आप दोनों लोग पहले शांत हो जाइए, तब तो कुछ बात करें। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। झूठा पार्टी के नहीं, देखिए इस तरह से बहस नहीं चलेगी, इस तरह से बहस नहीं चलेगी। मैं ये कह रहा हूं इस तरह से बहस नहीं चलेगी। आप दोनों लोग शांत हो जाइए और सबसे पहली बात है, जो मुद्दा है उसकी बात करिए। आप कहां ट्रैक से बाहर चले जा रहे हैं चित्ररंजन जी? जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं? मैं बीच में चलिए आपको मैं अभी रोकूंगा। हमारे साथ में सुशील मोदी जी, बिहार के दिग्गज नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील मोदी जी, क्या दिक्कत है? जो हमारी चर्चा चल रही है दरअसल उसमें हम आपको भी जोड़ रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत आ गई, क्यों नहीं एनफोर्स कर पा रहे हैं, और जो ये शराबबंदी है आखिर क्यों बार बार फेल कर जा रही है? चलिए, सुशील मोदी जी से संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल हम एक बार वापस आएंगे जयराम विप्लव जी के पास। चित्ररंजन गगन जी दरअसल अपनी बात कह रहे थे। चित्ररंजन गगन जी, आपसे यह कहा जा रहा था कि जो आपसे सवाल पूछे गए हैं उसका तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं इन्फोर्स कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए यह जो है इसमें सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। बिहार में जब शराबबंदी लागू किया गया, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या ऐसे सब हर पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन किया था। भाजपा भी उसमें शामिल थी, भाजपा तो सरकार में शामिल। तो अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं गगन जी, उस हिसाब से चल रहे हैं। आप सुनिए तो, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा प्रश्न तो पूरा सुन लीजिए, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं सरेंडर भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगला चुनाव जो है वो आरजेडी की अगुवाई में लड़ेंगे, तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ेंगे। तो क्या इसको आप सरेंडर नहीं कहिए? नहीं, यह तो उनकी महानता है, बड़प्पन है, इसको सरेंडर नहीं कहिए। अरे राजनीति में महानता कहाँ होती है, सरेंडर ही होता है साहब। नहीं, इसको आप सरेंडर नहीं कहेंगे, क्या महानता बताएंगे? चलिए जवाब सरेंडर तो भाजपा जाके की थी। नहीं, चलिए इसका जवाब जयराम विप्लव जी से लेते हैं। जयराम विप्लव जी, सरेंडर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वजह है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महानता और उनके चरित्र का चित्रण कल विधानसभा में एक बार फिर जनता ने देखा। जिनको अपने साथी विधायकों के साथ बात करने की तमीज नहीं हो, उनको महान होने का सर्टिफिकेट उनके चाटुकार देते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 15 साल उन्हीं के साथ सरकार चला रहे थे, जिसमें वो कहते हैं 15 साल उन्हीं के। अब आप सुनिए तो, मृत्यु हो गए, चित्ररंजन जी सुनिए पहले जी। हो जाए 40 लोगों की मृत्यु हो जाए, प्रशासनिक विफलता का इससे बड़ा पैमाना क्या है कि आपके राज्य में जहरीली शराब बिक रही है। दोषी तो आप भी है ना, पीने वालों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उस शराब को खैर ये तो बहुत ही संवेदनहीन बयान होगा। मुझे लगता है इसको चित्ररंजन जी आप भी बहुत शायद इसको प्रश्रय ना दे कि इस तरह से कोई कहे, 40 परिवारों में गमी का माहौल है और इस बीच में कोई कहे जो पिएगा वो मरेगा। आपकी भी मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी बनती है, कानून व्यवस्था को पालन की जिम्मेदारी बनती है, एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी बनती है। आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिलहाल मैं अपने संवाददाता कुमार आलोक के पास जाऊंगा। ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग वो लगातार करते रहे हैं। कुमार आलोक, आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव मुखर रहे थे शराबबंदी को लेकर के, और शराबबंदी का जो फेलियर था इसके पहले जब आरजेडी और जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार रहा करती थी, जब वो विपक्ष में थे, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। क्यों ऐसा है, किस तरह से देखते हैं इस चुप्पी को, क्या मायने इसके? यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार उन्होंने सवाल उठाए थे कि किस तरीके से माफिया राज यहाँ पर चल रहा है शराब के मामले में खास करके, और आप इस शराबबंदी का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट नहीं है। लेकिन इससे भी बहुत जो बड़ी समस्या इस समय बिहार में देखने को मिल रही है कि गांव में, मोहल्लों में, टोलों में आपको जो सूखा जो नशा होता है, चाहे उसको आप ड्रग्स कह लें, चाहे आप उसको गांजा कह लें, चाहे उसको जो भी आप नाम आप दे दें, और ये गली गली में वहां पर बिक रहा है, लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। शराबबंदी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है।
उसके अलावा क्राइम बढ़ा है। अगर आप किसी को ड्रग्स पिला देते हैं और कहते हैं कि आप जाकर वहां जाकर किसी की हत्या कर दो, तो एक तरह से वो आप उसे कहें कि संवेदना शून्य हो जाता है उस नशे सूखा नशा करने के बाद, और इस तरह के क्राइम्स वहां पर बढ़ रहे हैं, नशे को खरीदने के लिए क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को नीतीश कुमार को लगता है नहीं, ये देख नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण इलाके हो चाहे वो शहरी इलाके हो। और तेजस्वी से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस तरीके का अभियान एक तरीके से आपने चलाया था कि शराबबंदी को लेकर किस तरीके से आप पुलिस जो महकमा है वो अपराधियों को पकड़ने के बजाय, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के बजाय लोगों के मुंह सूंघ रहा है, जाकर के पब्लिक आ रही है उसका मुंह सूंघा जा रहा है। मशीन तो है नहीं उतना कि आप मशीन से आप ये पता लगा सकेंगे कि कोई आदमी अल्कोहलिक है कि नहीं, तो अब नाक से सूंघा जा रहा है। पुलिस आम आदमी का नाक से मुंह सूंघ रही है कि इसने शराब पिया है कि नहीं, और जब वो मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मुकदमे तो चल रहे हैं निखिल, मुकदमे बहुत चल रहे हैं। आपने बताया कि 3.5 लाख लोग जेलों में हैं, लेकिन आपको यह भी मैं बता रहा हूं कि जो कोई बड़ा आदमी अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो वही पुलिस वहीं पर स्पॉट करती है, स्पॉट फिक्सिंग हो जाता है, यानी कि 2 लाख से लेकर 4 लाख से लेकर वही जमानत हो जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो उसके पास देने के लिए कुछ होते नहीं है, तो वो जेलों में सड़ रहा है। तो चितरंजन गगन जी से मैं ये कहूंगा कि बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता है, कम से कम आरजेडी में अपने बड़े नेताओं में इस बात को उठाएं कि प्रतिष्ठा का प्रश्न जो नीतीश कुमार बनाए हुए इस शराबबंदी को लेकर के, उस प्रतिष्ठा को हटाते हुए इस कानून में ऐसा आप कानून लागू करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुपालन होना चाहिए। और इसके चलते आपको मैं बता रहा हूं कि जो 3.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं, उन परिवारों से जाकर आप पूछिए कि उसके पास जमानत के पैसे तक नहीं है। तो ये एक तरह से शराबबंदी का जो विद्रूप चेहरा कल देखने को मिला, 40 आदमी मर गए। इस तरीके से आपने बताया कि पिछले 6 साल में 1000 लोग मर गए हैं, लेकिन बार बार संवेदनशील स्टेटमेंट आता है नीतीश कुमार का कि पिएगा तो मरेगा। एक मंत्री बोल रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ा लो, उसका नकली शराब पियोगे तो नहीं मरोगे। तो ये संवेदनशील मुद्दा है और इसमें आरजेडी को अपने नीतीश कुमार से या आग्रह करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अपनी इस नीति को कुछ ऐसा बनाए, कुछ ऐसा लचीला बनाए कि जो निर्दोष कम से कम जेलों में बंद हैं वो जेल में बंद, वो उनको जमानत मिले, और ये नकली शराब से जो मौतें हो रही हैं उनको मुआवजा भी मिले। जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा, विधानसभा में आज उन्होंने घोषणा की कि जो नकली शराब पीने से मरा है उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे गरीब मरा है, कोई अमीर का बेटा नहीं मरा है। जी, निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील मुद्दा है और उसी तरह से इसको जयराम विप्लव जी, हमारे पास समय लगभग खत्म हो चुका है, आप अपनी बात 1 मिनट में रखें। जी देखिए, मुआवजे की बात नीतीश कुमार करते हैं, उसमें भी उनकी संवेदनहीनता दिखाई पड़ती है। अरे मुआवजा उस मृतक के लिए नहीं है, उसके बचे हुए परिजनों के लिए है। उनका जीवन कैसे चलेगा? अपने ही प्रजा के प्रति इतना संवेदनशील हो जाए शासक, तो उस शासक को कुर्सी पर लंबे समय तक टिकने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार सत्ता में अपने अंतिम घड़ियों को गिन रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। संवेदनाओं को जगाइए, अपने अंदर के उस सुशासन बाबू को जगाइए। शराबबंदी में लोगों की आंखें चली गई, मुझे लगता है कि सुशासन बाबू की आंखें भी और उनके कान भी चले गए, जो लोगों का दुख दर्द देख नहीं पा रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा। जागिए नीतीश जी, बेहद संवेदनशील विषय है जयराम जी, और निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि जो तमाम लोग जेलों में बंद हैं, 3.5 लाख से अधिक लोग, इसका मतलब जो हुआ कि जो माफिया है वो पैसा कमा रहा है और जो असली शराब बनाने वाले गरीब गुरबे हैं वो बेचारे जेल काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आलोक कुमार आपका शुक्रिया, और जयराम विप्लव जी आपका भी शुक्रिया, चितरंजन गगन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी डिबेट में जुड़ने के लिए और अपने बात रखने के लिए। और निश्चित तौर पर ये एक संवेदनशील विषय है और इस पर आगे बढ़े इससे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में किस तरह से ईडी ने